सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारे ट्रेड चैप्टर का जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक्स है हम उसको आज देखने वाले हैं। और अभी जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है लार्ज स्केल रिटेलर्स। हमने ये जाना है कि रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। रिटेल ट्रेड का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड जहाँ पे जो सामान है वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच दिया जाता है। ठीक है, अब कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो रिटेल ट्रेड होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मॉल स्केल एंड एक होता है लार्ज स्केल। अब अगर मैं स्मॉल स्केल के बारे में बात करूं तो स्मॉल स्केल के बारे में हम कल ही जान चुके हैं एंड लार्ज स्केल के बारे में हमारा जानना बाकी था। तो लार्ज स्केल के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इससे पहले शुरू करते हैं। अब लार्ज स्केल रिटेलर्स का मतलब क्या होता है कि ये लोग भी वही काम करते हैं, दे ऑल्सो डू द वर्क ऑफ रिटेलिंग। बट डिफरेंस ये है कि इन लोगों का जो कैपिटल बोले या फिर इन लोगों का जो स्टॉक बोले, इन लोगों का अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बोले तो सब कुछ बहुत लार्ज स्केल में होता है, बहुत बड़े पैमाने पे ये लोगों का जो बिजनेस है वो होता है। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर नोन एज लार्ज स्केल रिटेलर्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हम लोग कहते हैं वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट क्या है, व्हाट इज़ वॉलमार्ट? वॉलमार्ट भी एक रिटेलिंग कंपनी ही तो है, वो भी तो लोगों को सामान बेचती है। क्या वॉलमार्ट खुद अपना कोई सामान बनाती है? तो इसका आंसर है नो। वो सारा सामान जो है वो किसी दूसरे कंपनी का अगर वो बनाया हुआ रहता है तो वो उसे अपने दुकान पे बेचती है। लेकिन इसका जो रिटेलिंग का बिजनेस है वो कोई छोटे मोटे इलाके में लेकिन इसका जो रिटेलिंग का बिजनेस है वो कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं होता है। इट इज़ कैरिड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। सो दैट इज़ द रीज़न दीज कम अंडर द हेडिंग ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स, या फिर जिनका बिजनेस जो है वो बहुत बड़े स्केल में होता है। अब अगर इसमें हम देखें तो जो सबसे पहला वाला हमारा आता है वह है मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। अब इसको देखते हैं। दीज आर लार्ज स्केल रिटेल बिजनेसेस consisting of many similar shops or branches spread or located in different towns or cities all over a country. They sell the same type of goods and all the shops are controlled from the head office. Example, Leonard's Challenge Bookshop, Hammett. अब ये सब तो खैर इन सब कंपनीज के बारे में मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ है। मैं अगर एक सिंपल कंपनी के बारे में बोलूँ तो वो है रिलायंस डिजिटल। ठीक है, अब रिलायंस डिजिटल जो है ये जो कंपनी है इसका दुकान आपको देश के किसी भी कोने में आप जाइए वहाँ पे इसका दुकान आपको मिल जाएगा। इसका जो ब्रांच है वो मुंबई में होगा, फिर दिल्ली में भी इसका एक ब्रांच होगा, फिर कोलकाता में भी इसका एक ब्रांच हो सकता है, चेन्नई में इसका ब्रांच हो सकता है, बेंगलोर में इसका ब्रांच हो सकता है। तो बेसिकली एक ऐसा कंपनी या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं उसके, उसी को हम लोग मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स कहते हैं। रिलायंस डिजिटल का दुकान आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पटना, आप कहीं भी जाइए आपको ये मिल जाएगा। एंड इनमें हर एक में आपको एक ही सामान है जो कि मिलने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेन स्टोर्स। मीन्स एक चेन है जहाँ पे ब्रांचेस के तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग दुकान रखे हुए हैं एंड इन सब का एक हेड ऑफिस रहता है एंड वो हेड ऑफिस से सारे दुकान कंट्रोल होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेन स्टोर्स, जहाँ पे ऊपर में एक हेड ऑफिस रहता है एंड उस हेड ऑफिस के नीचे में अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग दुकान है जो कि रहते हैं। ठीक है, so these are known as multiple shops or chain stores. Now these are large scale retail businesses consisting of many similar shops or branches spread or located in different towns or cities all over a country. मतलब एक ही जैसा दुकान है जो कि देश के अलग अलग कोने में यहाँ पे रहता है एंड उसका एक हेड ऑफिस होता है एंड उसी हेड ऑफिस से सारे दुकान
कंट्रोल होते हैं एंड हर एक दुकान में आपको लगभग में एक ही सामान है जो कि मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अगर फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला फीचर है वो स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल शॉप डिज़ाइन। आप चाहें रिलायंस डिजिटल जो कि दिल्ली में हो वहाँ का अगर आप देखें या फिर अगर आप मुंबई का देखें तो वो एक ही जैसे दिखने में होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसमें होगा ही, क्योंकि वो ऑब्वियस सा बात है, वो एक अलग जगह पे है एंड वो एक अलग जगह पे है। एकदम सेम हो सकता है कि ना हो, लेकिन बहुत हद तक है जो कि वो एक ही जैसा दिखने वाला है। सो स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल शॉप डिज़ाइन एक ही जैसा रहता है एंड एक जैसा दिखने वाला रहता है। फिर डीलिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन देयर ब्रांचेस। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको रिलायंस डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक सामान ही मिलने वाला है। रिलायंस डिजिटल का जो मेन ये लोगों का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आप रिलायंस डिजिटल के किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं वहाँ पे आपको एक ही सामान है जो कि मिलने वाला है। फिर दे हैव अ सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप। मतलब ये भले ही अलग अलग जगह में रहते हैं लेकिन इन लोगों का जो ओनरशिप है वो एक ही जगह पे रहता है। एंड ये क्या है, भले ही वो मुंबई ब्रांच हो या फिर दिल्ली ब्रांच हो या फिर बेंगलोर या चेन्नई या कोलकाता, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ओनरशिप है वो एक हेड ऑफिस से होता है एंड वो हेड ऑफिस रिलायंस का रहता है। ठीक है, सो ऑल्दो दे आर spread over a large area but still their administration and ownership is governed by one organization या फिर वन बॉडी। ठीक है, फिर दे ऑपरेट बेस्ड ऑन कैश एंड कैरी। मतलब यहाँ पे पैसे आओ और सामान लेकर के जाओ, उस तरीके से होता है। फिर प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड इन ऑल ब्रांचेस आर फिक्स्ड बाय द हेड ऑफिस। अभी इसकी सबसे खासियत यही होती है कि आप अगर एक डेल का लैपटॉप लेने जाते हैं तो वो आप चाहे दिल्ली ब्रांच में ले या फिर मुंबई ब्रांच में ले, उसका दाम एक ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दाम है वो उसके हेड ऑफिस से ठीक किया जाता है। तो चाहे वो आप उसे यहाँ पे ले या फिर चाहे आप उसे यहाँ पे ले, वो एक ही है जो कि वो एक ही होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स। अब इसका एक मैं भूल गया, दे प्रैक्टिस सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का मतलब यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलता है, आपको एडवाइस भी दिया जाता है। सो ये है सेल्फ सर्विस का चीज़। ठीक है, अब अगर बात करें एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स की, ऐसे का व्हाट इज़ देयर एडवांटेज, तो पहली बात है दे आर इजी टू आइडेंटिफाई। आप रिलायंस ट्रेंड्स का लोगो देख करके ही वहाँ पे या फिर रिलायंस डिजिटल का लोगो देख करके ही सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ ये वो वाला दुकान है। ठीक है, फिर स्टाफ कैन बी मूव्ड बिटवीन ब्रांचेस। अब अगर कोई मुंबई ब्रांच में काम कर रहा है तो वो वहाँ से उसे कोलकाता ब्रांच में भेजा जा सकता है, क्योंकि है तो ये सब एक ही कंपनीज। तो एक आदमी का जो ट्रांसफ़र है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है। फिर देयर कैश एंड कैरी सिस्टम रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ बैड डेब्ट्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि आओ पैसे दो और सामान लो, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं होता है कि सामान तो दे दिया लेकिन पैसे जो हैं वो 2-3 महीने बाद मिलने वाले हैं, तो हो सकता है कि पैसा डूब जाए। पैसा डूबने का चांस इसमें बहुत कम रहता है। ठीक है, फिर दे सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन एडवर्टाइजिंग। अब देखिए इसमें क्योंकि ये सारी एक ही कंपनी के दुकान है, दे आर द ब्रांचेस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज़ द रीज़न इसमें हर एक ब्रांच को अलग से एडवर्टाइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। एक ही जगह से एडवर्टाइजिंग होता है एंड उसी से हर एक ब्रांच का जो काम है वो हो जाता है। फिर अनसोल्ड स्टॉक इन वन ब्रांच कैन बी मूव्ड टू अदर ब्रांचेस। अगर फॉर एग्जांपल मुंबई ब्रांच में कोई सामान है जो कि बाकी रह गया है तो उसे बेंगलोर या फिर चेन्नई ब्रांच में भेजकर वहाँ पे उसे बेचा जा सकता है। ठीक है, अब इसका अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, तो पहली बात है दे डील इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यूजुअली इस टाइप के जो दुकान होते हैं वो
कुछ सामानों में ही होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा, या फिर जूतों का होगा, या फिर कपड़ों का होगा। ये सब में ही मेनली ये लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि कवर अप हो रहे हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। फिर द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अ मल्टीपल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री इज़ वेरी लार्ज नहीं होगा, ये वेरी एक्सपेंसिव होगा, मतलब ज़्यादा महंगा होगा। ऑब्वियस सा बात है, मैं अगर अपने कंट्री के हर एक कोने में अपना अगर दुकान लगाना चाहता हूँ तो वो बहुत महंगा होने वाला है। फिर दे डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स, यहाँ पे कोई लोन पे सामान है जो कि आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पैसा देना होगा एंड तो ही आपको वहाँ पे सामान है जो कि मिलने वाला है। फिर नो पर्सनल अटेंशन इज़ गिवन टू कस्टमर्स, ये सब बेसिकली बिजनेस करने के लिए हैं एंड ये सब प्रोफेशनल बिजनेस वाले हैं। तो यहाँ पे जो कि दुकान पे होता है कि किसी दुकान पे गए 2-3 घंटे के लिए अड्डा दे दिया, फिर वहाँ से घूम करके आ गए, तो ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको अगर सामान खरीदना है तो आप वहाँ पे जाइए, सामान के रिगार्डिंग आपको हर एक तरीके का हेल्प है जो कि दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा दोस्ती बढ़ाना ये सब यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर है लेस कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय ब्रांच मैनेजर्स। ऑब्वियस सा बात है कि अगर मुंबई ब्रांच में कोई अलग डिसीजन लेने का है तो उसको पहले हेड ऑफिस में बोलना होगा एंड वहाँ से अगर परमिशन आता है तो उसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अलग से इसका थोड़ा जो मतलब जो ब्रांच ऑफिसर का मेन पावर रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो हमने देखा वो है चेन स्टोर, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक पेड़ का अलग अलग ब्रांचेस होता है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री के अलग अलग जगहों में अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग शॉप्स होते हैं एंड वो सारे शॉप्स जो हैं वो एक ही जगह से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। अब इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब ये आपने काफ़ी सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है। नाउ दिस इज़ अ लार्ज सिंगल रिटेल आउटलेट सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन separate departments. Each department specializes in a particular line of goods different from those of other departments. A departmental store is often referred to as many shops under one roof and common management. देखिए ये बेसिकली आप देखते होंगे कि अगर आप कभी बिग बाज़ार जाते हैं या फिर अगर आप कभी रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हैं या फिर बाज़ार कोलकाता या फिर और भी जो अलग अलग मॉल्स होते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते होंगे कि डिपार्टमेंट वाइज बांटा हुआ रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में तो वहाँ पे अगर ये अगर हमारा पूरा दुकान है तो इसका ये पोर्शन जो है ये रहेगा अकाउंटिंग और जो भी ये रहेगा रिसेप्शन, ठीक है। फिर ये जो इतना सा पोर्शन है ये रहेगा मेंस वेयर के लिए, फिर ये रहेगा वुमेंस वेयर के लिए, फिर ये रहेगा, इसके बाद ये हो जाता है चाइल्ड सेक्शन, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो ओल्ड एज के लोगों के लिए सामान हो सकता है। तो बेसिकली जहाँ पे पूरे दुकान को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है एंड हर एक डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट का सामान है जो कि मिलने वाला है, तो इसको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। बेसिकली अ स्टोर विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विथ ईच डिपार्टमेंट सेलिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेंस वेयर होगा, यहाँ पे अगर आप स्कर्ट खोजने जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, स्कर्ट के लिए आपको वुमेंस वेयर में जाना पड़ेगा। सिमिलरली आप वुमेंस वेयर में जाके अगर वहाँ पे अगर मेंस अंडरवेयर खोजते हैं तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेंस वेयर में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ रहता है तो उसे हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। यही अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो बड़े मॉल में भी आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये अगर मॉल का ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे गेम्स का सेक्शन रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे फूड का सेक्शन है जो कि होगा, थर्ड फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन होगा, फोर्थ फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये खाने पीने का सामान का जो कि मिल सकता है। तो बेसिकली पूरे
स्टोर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है एंड हर एक डिपार्टमेंट में आपको उसी डिपार्टमेंट का सामान मिलने वाला है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अब समझ में आ गया होगा। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर्स क्या क्या होता है, तो इसका पहला फीचर है दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, ये रिसेप्शन, ये मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रन वेयर, ओल्ड एज वेयर, इस तरीके से यहाँ पे बांटा हुआ रहता है। फिर अब बाइंग एंड सेलिंग आर डिसेंट्रलाइज्ड। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग आर डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा देखिए, डिसेंट्रलाइज होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ये मॉल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला बोल दिया कि ये है गेम्स के लिए, फिर ये है क्लोथ्स के लिए, फिर ये है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड ये हमारा यहाँ पे है, इसको मैंने क्या बोला था, फूड के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाकर कोई सामान खरीदते हैं तो उस डिपार्टमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे क्लोथ्स या फिर गेम्स या फिर फूड डिपार्टमेंट से। हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है, तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ द ऑटोनॉमी टू ऑपरेट ऑन इट्स ओन। एक डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ खरीदा या बेचा जाता है तो उससे दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद दे डील इन अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, जो कि हम जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स में जाएं तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज का सामान है जो कि मिल जाएगा। फिर उसी में आप टीवी, फ्रिज, पंखा, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन्स, ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे मिलती हैं। फिर दे प्रैक्टिस सेल्फ सर्विस, मतलब ये लोग उसके साथ भी दूसरे सर्विसेज हैं जो कि देते हैं। फिर दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन एरियाज़। अब ये बेसिकली सेंटर में मतलब जो जहाँ पे जो मेन सिटी है वहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। एंड ऑब्वियस सा बात है कि गांव में इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। अब इसका अगर बात करें एडवांटेजेस क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है दे स्टॉक अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। अलग अलग सामान है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर दे आर इजीली लोकेटेड बाय कस्टमर्स। अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर को खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर बहुत केसेस में देखा जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स इतने बड़े होते हैं कि उनके नाम पे ही वहाँ पे वो बस स्टॉप या फिर उस एरिया का नाम है जो कि पड़ जाता है। मैं अगर आपको कोलकाता के बारे में बताऊं तो कोलकाता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, एक बहुत नामी गामी मॉल है जिसका नाम है एक्रोपोलिस। एंड ये एक्रोपोलिस इतना बड़ा नाम है कि अगर आप कोलकाता के किसी भी कोने में अगर सिर्फ आप बस वाले को एक्रोपोलिस बोलते हैं या फिर टैक्सी वाले को एक्रोपोलिस बोलते हैं तो वो आपको एक्रोपोलिस के सामने ही उतारेगा। बेसिकली उस बस स्टैंड का ही नाम एक्रोपोलिस हो गया है। तो ये बेसिकली इतने, मतलब इनको खोजना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है कि बहुत मुश्किल से ये दुकान मिलने वाला है। ये लोग ईजिली लोकेटेबल होते हैं, ठीक है। फिर देयर इज सेल्फ सर्विस एंड ऑर्डरलीनेस, मतलब ये लोग अपने हिसाब से इनका एक कंडक्ट होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली एक अच्छे तरीके से काम किया जाता है। जैसे अगर आप बाहर के दुकान में जाएं, अगर आप किसी फुटपाथ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जोर ज़बरदस्ती भी सामान बेचने में बहुत दुकानदार करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस, मतलब आपको अलग अलग सर्विसेज दी जाएंगी, एंड एक ऑर्डरलीनेस, मतलब एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे काम होता है। फिर इम्पल्स बाइंग इज पॉसिबल एज शॉपर्स मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, मतलब आप अलग अलग चीज़ें हैं जो कि खरीद सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में एक सामान खरीद लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा सामान खरीद लिया। फिर गुड्स इन वन सेक्शन हेल्प टू एडवर्टाइज गुड्स इन अदर सेक्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहीं पे बोर्ड्स लगे रहते हैं किसी दुकान का जो कि खाने का सामान बेच रहा होगा अलग फ्लोर में, या फिर किसी दूसरे या फिर, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मॉल के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको
अलग जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी एडवर्टाइजिंग, उनके बारे में भी रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन फॉर कस्टमर्स, जो उसका मालिक होगा उसके और कस्टमर के बीच में कुछ खास यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो नहीं रहता है। फिर हाई रनिंग एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मतलब इतना कई हज़ार स्क्वायर फीट में अगर भटा हुआ एक मॉल है एंड वो मॉल को पूरा एसी के थ्रू चलाना है तो कितना उसमें खर्चा आता होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चे वाला होता है ये। फिर आप पिलफरिंग एंड शॉप लिफ्टिंग, दैट इज द स्टीलिंग ऑफ गुड्स आर रैम्पेंट। ये स्टीलिंग ऑफ गुड्स, अच्छा ये स्टीलिंग ऑफ गुड्स कुछ खास नहीं है। शॉप लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर एक मॉल है एंड उसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दुकान देते हैं। आप एप्पल को दुकान देते हैं, आप एमआई को दुकान देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस रहते हैं कि अगर उन कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो उस डिपार्टमेंट को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है। सो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर वो, क्योंकि बेसिकली वो आपका है नहीं, आपने किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे सामान बेचने का परमिशन दे रखा था, तो वो अगर छोड़ के चला जाता है तो फिर आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आपको उसका रिप्लेसमेंट खोजना होगा। फिर इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, मतलब पहली बात तो इसको चलाने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है एंड इसको चलाने के साथ साथ बनाने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। फिर दे डू नॉट अलाउ कस्टमर्स टू रिटर्न गुड्स, यहाँ पे कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, एक बार सामान ले लिया तो बस ले लिया। फिर दे गिव लिटिल और नो क्रेडिट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रेडिट यहाँ पे भी नहीं मिलता है। ठीक है। सो ये था इसका डिसएडवांटेजेस। अब अगर यहाँ पे इसके डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जहां पे पूरे दुकान को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है एंड हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने अलग सामान को बेचता है। अब बात करते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में। नाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग इन विच बाइंग एंड सेलिंग आर कैरिड आउट थ्रू द पोस्ट ऑफिस और एजेंट्स। द मेल ऑर्डर फर्म्स कॉन्टैक्ट prospective customer by mail, receive their orders by mail and make delivery of goods to customers also by mail. It involves the use of specially prepared catalogs that presents the retailer's products both visually and in writing. मतलब मेल ऑर्डर का सिंपल, एक सेकेंड, थ्रू द पोस्ट ऑफिस और एजेंट्स। अच्छा, ये जो मेल ऑर्डर बिजनेस है इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूँ, इसके बाद मैं इसको बाद में देखते हैं थोड़ा सा। अभी जो बाकी का चीज़ है उसे एक बार देख लेते हैं। तो फिर जो इसके बाद अगला वाला है वो है टेली शॉपिंग। अब ये टेली शॉपिंग का मतलब क्या होता है? अब टेली शॉपिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो शॉपिंग टेलीफोन के ऊपर में हो रहा हो, द शॉपिंग विच इज़ डन ओवर द टेलीफोन, उसे हम लोग टेली शॉपिंग कहते हैं। सो बाइंग ऑफ गुड्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द सेलर्स यूजिंग telephones is called teleshopping. It is a kind of non-store retailing where the sellers contact the prospective buyers through telephone and persuade them to buy their products. In some cases, they advertise their products on television or other media and also make live demonstration of the product. मतलब यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आप फ़ोन पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड जो उस साइड में आदमी रहता है, मतलब जो सेलर रहता है, वो भी आपका ऑर्डर फ़ोन पे ही रिसीव करता है एंड फिर बाद में आपको सामान दे दिया जाता है। मतलब जो ऑर्डर, जो बिजनेस टेलीफोन के ऊपर में होता है उसे हम लोग टेली शॉपिंग कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर जो टीवी पे होता है उसका क्या? तो देखिए जो टीवी है दैट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ टेली शॉपिंग। अगर आप टीवी पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि आप उसमें कॉल कीजिए, यू कॉल ऑन दैट। तो आप उस पर फ़ोन करते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर वहाँ पे
कंफर्म होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो दैट इज़ जस्ट अ मीडियम, मेन जो आपका बिजनेस है वो तो उस केस में भी टेलीफोन के ऊपर में ही हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग टेली शॉपिंग ही कहने वाले हैं। सो टेली शॉपिंग का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा शॉपिंग या फिर एक ऐसा रिटेल बिजनेस जो कि फ़ोन के ऊपर में होता है। यहाँ पे कस्टमर एंड बायर फ़ोन के ऊपर में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर रिसीव होता है एंड उसके बाद ऑर्डर भी जो है वो टेलीफोन के ऊपर में ही भेज दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है नापतोल, फिर इसके बाद और भी नापतोल है एंड उसके साथ और भी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक पहले होम शॉप 18 आता था, तो वहाँ तो वो सब भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो अगला वाला है वो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, ये फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। अब देखिए, फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि आप देखते होंगे कि आपके इलाके में कहीं पे डोमिनोज खुल जाता है तो कहीं पे KFC खुल जाता है, तो इसी के साथ साथ कहीं पे आप देखते होंगे और क्या है यहाँ पे डोमिनोज है, फिर KFC या स्टारबक्स खुल जाता होगा। तो ये सब क्या है, क्या वो जो वहाँ पे दुकान है वो क्या डोमिनोज का अपना दुकान है? तो इसका आंसर है नो। डोमिनोज का जो मेन दुकान है वो तो अमेरिका में है, तो ये क्या है उसका। सो इसको हम लोग ब्रांच भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये डोमिनोज खुद नहीं खोलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस बेसिकली, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। मेन जो डोमिनोज का दुकान है वो कहीं और होगा, लेकिन आप अपने इलाके में डोमिनोज के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। So retail franchising is a business model in which an individual or a business referred to as a franchisor grants a license to another individual or business referred to as a franchisee to use its ट्रेडमार्क प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड। मतलब बेसिकली मैं अपने इलाके में आपके कंपनी के नाम से आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, आपके कंपनी के सर्विसेज बेचना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली ब्रांच ही खोला जा रहा है, लेकिन ब्रांच हम तब बोलेंगे जब डोमिनोज खुद यहाँ पे खोलता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके इलाके में कोई आदमी है जो कि डोमिनोज में इंटरेस्टेड है, तो वो डोमिनोज का एक फ्रेंचाइज होता है जो कि उसे खरीदना होता है। अब उसका अलग अलग दाम होता है, यूजुअली लाखों में वो होता है, तो वो फ्रेंचाइज खरीद लेता है। मतलब बेसिकली वो उससे परमिशन खरीद लेता है कि मैं आपके कंपनी के नाम पे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए, सो यू प्लीज़ ग्रांट मी द परमिशन। तो जब आप डोमिनोज से फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं तो उसके बाद डोमिनोज आपको ये परमिशन दे देता है कि हाँ, आप अपने इलाके में हमारे नाम से अपना बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सामान बिकेगा वो भी हमारा ही बिकेगा एंड जो नाम होगा वो भी हमारा ही होगा। सो the franchisee then uses the franchisor's business model to open and operate a retail store। फिर वो दुकान खोल लेता है। The franchisor is typically responsible for providing the franchisee with business training and support while the franchisee, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दो लोग रहते हैं, एक आदमी जिसका बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, तो उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है कि मुझे आपके नाम से, आपके कंपनी के नाम से अपने इलाके में बिजनेस करना है, तो उसके लिए वो उसे कुछ पैसों के बदले में परमिशन दे देता है एंड इसी टाइप के बिजनेस को हम लोग फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइजिंग का फीचर्स क्या क्या है। तो पहला फीचर है, अंडर अ फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट द फ्रेंचाइजर ग्रांट्स परमिशन टू द फ्रेंचाइजी टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। मतलब बेसिकली आप मेरे लोगों को यूज़ करके, आप मेरे ब्रांड नेम को यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं। सो ये इसका पहला फीचर कि बेसिकली यहाँ पे परमिशन है जो कि दिया जाता है। फिर सेकेंडली, द फ्रेंचाइजी इन रिटर्न पेज अ फीस टू द फ्रेंचाइजर एंड मे इवन हैव टू शेयर अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स इट्स गुड सर्विस एंड असिस्टेंट टू द फ्रेंचाइजी। मतलब जो वहाँ पे दुकान चला रहा है वो उसे कुछ
वो उसे कुछ रॉयल्टी देता है जो कि हर महीने उसे देना होता है, और इसी के साथ साथ और भी कुछ पैसे जो कि बेसिकली हो सकता है कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा है जो कि वहाँ पे देना पड़े, तो ये वो उसको देता है। फिर फाइनली बोथ द पार्टीज इन अ फ्रेंचाइज साइन अ फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट। दिस अग्रीमेंट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट्स टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेंचाइज। तो दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से ये परमिशन लेता है कि मैं आपके नाम पे यहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए आप परमिशन दे दीजिए। एंड जब वो परमिशन मिल जाता है तो उस पे जो ये जो बिजनेस स्टार्ट होता है, इसी को हम लोग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइजिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, तो सबसे पहला एडवांटेज है जो कि फ्रेंचाइजर को मिलता है, वो है एक्सपैंडिंग अ बिजनेस। तो देखिए, अगर मैं खुद उस जगह पे जा कर के अपना दुकान लगाता हूँ तो मुझे अलग से पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पे वो आदमी मुझे पैसे दे रहा है और बिना मेरे जेब से कोई एक भी रुपया खर्चा किए हुए मेरा एक दुकान वहाँ पे खुल जा रहा है। ऑल्दो दुकान तो उसी का है, बट लेकिन जो भी मार्केट का नाम होगा वो तो मेरा ही होगा। तो एक्सपेंशन जो है वो मेरे कंपनी का बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, फिर दिस फर्दर ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अ ब्रांड नेम, इंक्रीजिंग गुडविल एंड रीचिंग मोर कस्टमर्स। अब जहाँ पे मेरा वो दुकान खुला है वहाँ के लोग आएंगे, मेरे कंपनी के सामान को खरीदेंगे, फिर उससे मेरा जो गुडविल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, उन लोगों में मेरा एक ब्रांड नेम है जो कि अच्छा होगा। एंड ज़्यादा बात है कि मैं कस्टमर्स तक और भी कस्टमर्स तक यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, अब जो फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि उसको अलग से ब्रांड नेम बनाने पे मेहनत नहीं करना होता है कि दुकान खोल लिया फिर उसका अलग से गुडविल बनाओ, अलग से मार्केट में नाम कमाओ, ये सब चीज़ें उसे नहीं करनी होती है। पहले से एक रेडीमेड ब्रांड नेम है जो कि आ रहा है, वो सिंपली उसी को यूज़ करके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, फिर है कि उसे अलग से ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस पे पैसा खर्चाने करना होता है, क्योंकि अग्रीमेंट पे बेसिस पे ही जो वहाँ पे कंपनी अपना फ्रेंचाइज बेच रही है वही वहाँ पे वादा करती है कि जो भी इसके रिगार्डिंग चीज़ें होंगी वो भी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, फिर है द another advantage that sometimes the franchisor may get exclusive rights to sell the franchise's products within an area। अब उसके एक सेकेंड, ये कुछ खास नहीं है, इसको आप यहाँ पे काट दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, फ्रेंचाइजीज विल गेट टू नो बिजनेस टेक्निक्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ ब्रांड। एंड यहाँ पे आपने फ्रेंचाइजी खरीद लिया तो उसके बाद अलग अलग चीज़ें कि कैसे बिजनेस को चलाना है, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग काम करने हैं, वो भी यहाँ पे आप वहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो है द मोस्ट बेसिक डिसएडवांटेज इज दैट द फ्रेंचाइज डज नॉट पोजेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट इट्स गुडविल कैन सफर, द फ्रेंचाइजर डज नॉट मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, मैं खुद सामान जाकर के वहाँ पे नहीं बेच रहा हूँ, कोई दूसरा है जो कि सामान जाकर के वहाँ पे बेच रहा है, तो अगर वो सामान ठीक से नहीं बेचता है तो उस केस में मेरा जो गुडविल है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, फिर द फर्दर मोर द फ्रेंचाइजी में इवन लीक द फ्रेंचाइजर सीक्रेट्स टू इट्स राइवल्स। फ्रेंचाइजिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द फ्रेंचाइजर। अब देखिए, यहाँ पे ये भी चांसेस रहते हैं, जैसे देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक सीक्रेट होता है जो कि वो लोग किसी को नहीं बताते हैं, बट क्योंकि उसने मुझसे फ्रेंचाइज खरीदा हुआ है तो मुझे तो उसे हर कुछ बताना पड़ेगा, तभी तो वो बिजनेस कर पाएगा। तो ऐसे केस में बहुत चांसेस हैं कि वो ये कर सकता है कि ही माइट सेल द ट्रेड सीक्रेट्स टू अनदर पर्सन, किसी और को भी वो ये ट्रेड सीक्रेट्स बेच सकता है। मतलब किसी दूसरे कंपनी को डोमिनोज का सीक्रेट रेसिपी उसने दे दिया। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो फ्रेंचाइज हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ही इज
ऑलवेज अडेयर टू पॉलिसीज एंड कंडीशन ऑफ फ्रेंचाइजर। अब जो खरीद रहा है उसका भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहता है, आपको भी अपने मेन मालिक का बात मान करके ही काम करना होता है। एंड इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि भाई तुम्हें रॉयल्टी देने होंगी, मतलब आपने अगर 25 लाख रुपए में ख़रीदा है तो ये तो आपने दे ही दिए, लेकिन हर महीना 1 लाख रुपया भी आपको देना पड़ सकता है एज अ रॉयल्टी, क्योंकि उसका नाम पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो एज अ रॉयल्टी फीस भी वो कुछ आपसे अलग से मांग सकता है। एंड इसके साथ साथ कभी कभार आपको जो प्रॉफिट आपकी मेहनत से हुआ है, ये प्रॉफिट भी आपको किसी दूसरे के साथ जो शेयरिंग है वो करना पड़ सकता है, ठीक है। सो ये इसके अलग अलग डिसएडवांटेजेस थे। अब आज के लेक्चर में यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि जो बाकी का टॉपिक है उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सो कल के लेक्चर में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।